नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड के बड़कागढ़ के रैयतों के द्वारा एचईसी निर्माण के लिए दिया गया ज़मीन जो 1956 से 61 में दी गई थी ज़मीन, और इसी ज़मीन में से कुछ ज़मीन जो जगन्नाथपुर स्वामी के मंदिर के नाम पर कुछ ज़मीन दी गई थी, आज उस ज़मीन में अतिक्रमण कर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। ये कौन लोग हैं, इसको क्यों प्रशासन नहीं हटाया रहा है, और इस पर अभी भी क्या कब्जा चल ही रहा है। आज इन तमाम मुद्दों के साथ आज हम हमारे बीच में चर्चा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी एवं बड़कागढ़ के राज परिवार के प्रथम उत्तराधिकारी, जगन्नाथ स्वामी के प्रथम सेवक आदरणीय ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव जी। आज हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मामला क्या है, जगन्नाथपुर मंदिर के नाम पे कितनी ज़मीन है, रैयतों ने कितनी ज़मीन दी थी एचईसी को, और कितनी ज़मीन खाली है, कितनी ज़मीन उपयोगी है, और कितने ज़मीन को आज एचईसी रैयत बनकर मालिक बनकर बेच रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ हम चर्चा करेंगे आज ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव जी के साथ। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब सूरज शाहदेव में। ठाकुर साहब धन्यवाद। ठाकुर साहब, आप अभी जो न्याय समिति बना है उसके आप उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जगन्नाथपुर मंदिर स्वामी के, और आप राजा ठाकुर जो यहाँ के राजा साहब थे उनके आप प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी भी हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि एचईसी कब बनी, ज़मीन कितनी दी गई थी, और किस धारणा के साथ ज़मीन एचईसी को दी गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जितने भी केंद्रीय प्रधानमंत्री वगैरह से लेकर के उन लोगों में एक विचार आया कि औद्योगिक क्रांति लाए बिना हम देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। इस दिशा में नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे, उन्होंने बहुत जगहों का चुनाव किया, परंतु उन्हें झारखंड का उदयपुर परगना ही पसंद आया। उदयपुर परगना में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए यहाँ के रैयतों से 9,000 से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर किया गया। उस समय में जो हमारे एचईसी के प्रधान थे, उनके साथ एक सहमति बनी थी विस्थापितों की। वो यही था कि 9,000 एकड़ ज़मीन वर्तमान में एचईसी को चाहिए, टाउनशिप के लिए, कारखाना के लिए, डैम के लिए, रेलवे के लिए, स्वेरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी अपना उत्पादन करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जाने लगा। हम देखते हैं कि 1954-55 में ये कार्य प्रारंभ की गई, जो 1965 तक अनवरत चलता रहा। 1964 में हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू साहब का आगमन इस झारखंड के प्रांगण में हुआ, और उन्होंने राष्ट्र को भारी अभियंत्रण कारखाना, जिसे कि हम हटिया कारखाना के नाम से भी जानते हैं, उसका राष्ट्र को समर्पित करने के लिए उन्होंने फाउंड्री फोर्ज प्लांट के समक्ष नेहरू पार्क जो बना हुआ है उसी प्रांगण में एक मीटिंग किए, बहुत बड़ी आम सभा हुई
और वो आम सभा में मैं उपस्थित था। उनका कहना था कि झारखंड बहुत पिछड़ा राज्य है, इसका विकास जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं लाई जाएगी नहीं हो सकेगा। उन्होंने ये आश्वस्त किया कि यहाँ के तमाम भूमिपुत्रों को एचईसी में नौकरी दी जाएगी, चतुर्थ वर्गीय नौकरी उन्हीं की होगी, तृतीय वर्ग और उच्च कोटि की जितनी भी नियुक्तियां हैं वो यहीं के लोगों को मिलेगा। यदि यहाँ के लोग अपने योग्यता में सक्षम नहीं हुए तब ही बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने का काम होगा। नेहरू का ये जो सपना था देश के लिए औद्योगिक क्रांति लाने का, उन्होंने लाने का प्रयास किया और कारखाना का निर्माण हो गया। लोगों में एक आशा जगी कि अब हम जंगल के नहीं बल्कि एक राष्ट्र का जो निर्माण के उद्देश्य से एचईसी की स्थापना हुई है, इसमें टाउनशिप वगैरह का जो निर्माण होगा उसी के अंतर्गत हम भी आएंगे। बहुतों को विस्थापित की गई और उन लोगों को ये आश्वस्त किया गया कि तुम लोगों को हम आदर्श ग्राम देंगे जिसमें पानी, बिजली, स्कूल, खेल का मैदान आदि आदि जो सुविधाएं हैं ग्रामीणों को प्राप्त होगी। ये सिर्फ एक कथन पर ही रह कर टिक गया। लोगों को यहाँ नौकरी तो दी गई, चतुर्थ वर्गीय नौकरी उनको मिली। बाद में स्थापना हुआ एक इंस्टीट्यूट का जिसे कि हम एसटीआई कहते हैं। एसटीआई का ये उद्देश्य था कि यहाँ के जो अनस्किल्ड लोग हैं उसको स्किल्ड बनाया जाए और उनको सक्षम बनाते हुए एचईसी में नौकरी में बहाल किया जाएगा। परंतु ये कार्य बहुत विषम स्थिति से गुजरा। हमारे कार्तिक बाबू जो देश के एक हमारे, मैं कहूँगा कि वो एक हमारे धरोहर हैं, उनका एक सपना एचईसी का भी रहा है और उन्होंने 1965 में चीफ इंजीनियर के रूप में एचईसी में आए और यहाँ का बागडोर उन्होंने संभाला। लोगों में ये विश्वास जगी कि अब तो ये हमारे अगुआ कार्तिक बाबू आ गए हैं, अब हम लोग का विकास उत्थान निश्चित होगा। बहुत से लोगों को दूर दूर में बसा दिया गया। करीब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी में लोग बस गए और बहुत सारे लोग दूसरे जिला में अपना अपना ज़मीन खरीदने लगे और दलाल लोग के माध्यम से ज़मीन खरीदा गया। बहुत लोग आज भी ऐसे पड़े हुए हैं जिनके पास एक पैसा नहीं है, उनके नाम से ज़मीन तो है लेकिन उनका वजूद उस ज़मीन में नहीं है। आज वो न घर के रहे न घाट के रहे। अब है कि उनके बाल बच्चों की परवरिश की तो जो भी परिवार था जो पढ़ा लिखा था उनको भी चतुर्थ वर्गीय क्लास की ही नौकरी दी जाने लगी, जिसका पुरजोर झारखंड ये हटिया विस्थापित जन मुक्ति मोर्चा जो एक हुआ करता था उसके माध्यम से बहुत बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ हुई, लड़ी गई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत के हमारे अगुआ दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने भी, सूरज मंडल ने आदि बड़े बड़े नेताओं ने संबोधित करने का काम हेडक्वार्टर एचईसी हेडक्वार्टर मुख्यालय के पास किया। लोगों को उन लोगों ने भी आश्वस्त किया कि यहाँ के लोगों का विकास अनिवार्य है। परंतु आज हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह हैं। हम जब अपने आप को खोजते हैं तो मैं मिलता नहीं हूँ कि मैं कहाँ गया।
कोई असम गए, कोई भूटान गए, कोई हजारीबाग गए, कोई मध्य प्रदेश गए, कोई गुजरात चले गए और अंतिम में यहाँ के लोग उसी तरह से ये इसको कहा जा सकता है जैसे कि समतली भूभाग में जो एक बाढ़ आता है पानी का और लोग ऊंचाई वाले भाग में भागना शुरू करते हैं, उसी तरह से ये पठारी प्रदेश में जो समतली भूभाग के लोग भागने लगे। काहे कि बाढ़ हुई और वो बाढ़ मनुष्यों की हुई, आदमियों की हुई, और वो अकेले नहीं आए, अपनी कला को लाए, अपनी संस्कृति को लाए, अपना भाषा को लाए और अपना विचार और दुर्व्यवहार को भी लाए, और जिसमें यहाँ के जो सीधे साधे लोग थे उन पर ढलते चले गए और अंत में आज जो समतली भूभाग से आए थे वो उनका बचर्स यहाँ होता गया और यहाँ के लोग पीछे हटते चले गए, भागते चले गए। ये कितना विडंबना है। हमारे जो पहले के पुरुष थे, परम पुरुष लोग, जो जिनका एक सपना था HEC देश का एक मंदिर है, इस मंदिर के माध्यम से औद्योगिक क्रांति हम लाएंगे, परंतु वो अधूरा ही दिखता है। आज मैं ये कहूँगा कि बड़कागढ़ का भूमि में यह HEC है और बड़कागढ़ के जितने भी रैयत हैं उनकी ज़मीन HEC लिया। उसी तरह से जगन्नाथ मंदिर का जमीन। ठाकुर साहब, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बाहरी लोग आए, यहाँ के जो लोकल बासिंदा जिन लोगों ने ज़मीन दी थी, उनकी संस्कृति, उनका आचार विचार, धर्म व्यवहार सब कुछ क्या नष्ट हो गया? कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं? हम तो ये कहेंगे कि लोग भूलते जा रहे हैं और यहाँ के लोग पाश्चात्य संस्कृति जो है उसमें उसका गुलाम भी होते जा रहे हैं। पहले के लोग अपना जब खेतीबाड़ी का काम समाप्त करते थे तो अखड़ा में जुटते थे शाम के समय में और एक जगह पर ढोल नगाड़ा बजाते थे, लोग आनंद मनाते थे, फिर खाना खाते थे, सो जाते थे, पुनः सवेरा होता था, फिर हल जुआंट पकड़ते थे और खेतों में चले जाते थे। ये जो एक परंपरागत संस्कृति है इसको हम समाप्त कर चुके हैं। आज हमारे बीच में वो चीज़ नहीं है। ठाकुर साहब, जो यहाँ पर जो रैयतों का जो ज़मीन गया है, HEC बनने से पहले कितने गांव थे यहाँ पर? कितने गांवों को पूर्ण रूप से विस्थापित किया गया है और कितने गांवों को आंशिक रूप से विस्थापित किया गया है? और उनके रैयत आज उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक स्थिति क्या है? मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो भी गांव दूर दूर में बसा दिए गए, जैसे मान लीजिए नचियातू है, वो डैम का साइड में का ज़मीन, क्योंकि नचियातू का ज़मीन डैम से ही गया और नचियातू गांव डैम के नज़दीक में बैठा दिया गया। उसको जा कर के आप जब देखेंगे तो आपको रोना आएगा। उसी तरह से लटमा हिल जानते हैं, है ना, और धुरवा वगैरह जो है वो लटमा के अंतर्गत ही कुछ जगह भूभाग में आता है। जो अभी जा कर के लटमा गांव को देखिएगा, चोरिया टोली को देखिएगा, आदि जो गांव हैं वो आज उपेक्षित हैं। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। दूसरा चीज़ है कि उनको आज तक भी मालिकाना हक जो मिलना चाहिए था HEC पुनर्वासित करने के बाद वो नहीं हो सका। आज जो HEC यहाँ पर चल रही है, क्या आज जो रैयत अपनी ज़मीन दिए थे उनके परिवारों को नौकरी दी जाती है? क्या HEC में कितने प्रकार की नौकरी दी जाती है? कहा जाता कि यहाँ पर कुछ सप्लाई टेम्प्रोरी बेसिस पे दी जाती है, कोई अस्थाई बेसिस पे दी जाती है। यहाँ के रैयतों को क्या अब भी नौकरी दी जाती है, उनके परिवार के सदस्यों को? एक संकलन कमीशन आया था जिसे हैवी इंडस्ट्रीज के माध्यम से भेजा गया था और उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें स्पष्ट लिख दिया है वो कि अब HEC में विस्थापित परिवार, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका परिवार को नौकरी HEC में ना दी गई। अब इसको हम लोग स्थगित करते हैं। इस तरह का जो एक रिपोर्ट बना, जो एक गलत ढंग का जो रिपोर्ट पेश किया गया, जिसे सरकार हूबहू मानी और आज हमको भी प्रतिस्पर्धा में, माने यहाँ के विस्थापितों को भी जनरल लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। ये तो ठीक है, SC ST का कोटा है,
कोटा में कुछ लोग चले जाते हैं, मान लीजिए एसटी का कोटा में गए, अगर वो विस्थापित हैं तो दोनों हो गए, विस्थापित भी हो गए और एसटी कोटा भी पूरा हो गया, विस्थापित कोटा भी पूरा हो गया। इस तरह का जो एक विधान जो बना एचईसी में, जो गलत था, क्योंकि अगर वो एसटी है तो एसटी कोटा में ही रहेगा। ऐसे अगर वो विस्थापित है, कोई भी जाति कोई धर्म के है, तो विस्थापित ही का कोटा होना चाहिए, अलग अलग कोटा होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों को मिल घाट करके एक बना दीजिए। अब सवाल है कि यहाँ बहुत से सप्लाई वर्कर के रूप में लोग काम करते हैं। आज आप जानते हैं उस समय 22,000 लोग एचईसी में कार्यरत थे और आज करीब 2,500 के आसपास लोग कार्यरत हैं। अगर हम जो ये कहना चाहेंगे, जो सप्लाई वगैरह का जो मजदूर हैं उनको जो सीटीआई कर चुके हैं, एसटीआई ये आईटीआई कर चुके हैं, वैसे वैसे लोगों को एचईसी विशेष रूप से प्राथमिकता पहले दिया, परंतु अब वैसा नहीं है। एचईसी यहाँ के लोगों को किस दृष्टिकोण से देखता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सौतेला भावना जो एचईसी और सरकार यहाँ के विस्थापितों के साथ में जो कर रहा है वो बहुत बड़ा गलत है और इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। आज रैयतों की जो नौकरी नहीं पा, जिनके बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, वो ज़मीन जगह से भी चले गए, उनके पास ज़मीन भी नहीं, खेती करने लायक कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, तो उनका आज आर्थिक जीवन कैसा, वो अपना घर कैसे चला पा रहे हैं? सवाल यह है कि पेट तो भोजन मांगेगा ही। लोग इसमें कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई मजदूरी काम कर रहा है, पढ़े लिखे भी लोग हैं, या आप मान लीजिए बहुत सारे लोग, बहुत लड़के आप पाएंगे इंजीनियर भी हैं और बहुत लोग डॉक्टर भी कर चुके हैं, तो वो अपना अपना प्रैक्टिस वो डॉक्टर लोग अपना करते हैं। और लेकिन जो इंजीनियर हैं, जो उससे ये क्लास के नीचे वो भी क्वालिफाइड हैं और उनको एचईसी में विशेष कोई तरह का प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिसका कि हम लोग हमेशा से मांग करते रहे कि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को आप बुलाइए, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक चीज़ मैं यहाँ पर उल्लेख कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट है कि जैसे टाउनशिप बना, सांडिलिया एग्रीमेंट में, ऐसा एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, सांडिलिया का साथ में जो बैठक हुई थी उसका जो एक मिनट्स बना था, उस मिनट्स में उल्लेखित है कि मैनेजमेंट साइड से और यहाँ के प्रतिनिधियों का एक दल के रूप में एक बातचीत हुई और कि विस्थापितों का जो उत्थान हम कैसे करेंगे। उस स्थिति में ऐसा सांडिलिया में उन लोगों में सहमति बनी कि जो विलेज या जो घर टाउनशिप, एचईसी टाउनशिप के अंदर में रह जाएगा, उसे नॉमिनल टैलेंट बनाते हुए नॉमिनल रेंट फिक्स करेंगे। माने अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया में उसको हर तरह का टाउनशिप का सुविधा देंगे, उसको नहीं हटाएंगे। परंतु आज जो वस्तु स्थिति हम देख रहे हैं कि झारखंड बनने के बाद से झारखंड सरकार को यहाँ का विस्थापितों की ज़मीन दे दी गई। अभी एचईसी में कुछ दुकानें देखी जाती, व्यवसायिक जो करण के लिए जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो दुकान रोजगार कर रहे हैं, क्या उनमें उस दुकानों की जो देने की जो बात है, क्या रैयतों को भी दी जाती है वो दुकान? क्या रैयत भी वहाँ पर दुकानदार के रूप में काम कर रहे हैं या चला रहे हैं दुकान? सवाल यहाँ है कि पहले, बहुत पहले, करीब हम समझते हैं कि 72-73 में कुछ लोगों को दुकान, यहाँ के विस्थापितों की एक प्राथमिकता दी गई थी कि आप अप्लाई कीजिए दुकान के लिए, आपको आवंटित किया जाएगा। यहाँ के लोग अप्लाई किए, उनको दुकान आवंटित जरूर हुई, परंतु यहाँ का जो एक विशेष आबो हवा है, बाहरी और लोगों का संरक्षण जब उनको मिला तो वो आस्ते आस्ते बर्बाद हो गए और नतीजा ये हुआ कि उनका दुकान कोई दूसरा आदमी लेकर के आज भी राज भोग रहा है। ठाकुर साहब, आज एचईसी के पास कितनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है? एचईसी के पास ज़मीन जो है अब कहाँ रही, बहुत कम ही रहा होगा। पेपर में कितनी खाली है? 1,500-2,000 एकड़ ज़मीन होगा।
इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आधा से अधिक तो वो इसको दे दिया, झारखंड सरकार को दे दिया। उसके बाद में उसमें भी ये है ठाकुर साहब कि एचईसी को ज़मीन दिया गया है, तो क्या आज एचईसी जो 9,000 एकड़ ज़मीन ली है, क्या उसका नाम पर डीड है, क्या उसका मालिक है? आखिर अगर मालिक नहीं है तो किस आधार पर वो सरकार ज़मीन को ले रही है? क्या इसके लिए सिर्फ एचईसी दोषी है या सरकार भी दोषी है? सवाल ये है कि एचईसी भी लीज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मालिक है या स्टेट गवर्नमेंट इसका मालिक है, और एचईसी लीज में है। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक लीजधारी दूसरे को फिर लीज में दे, ये समझ में हमको नहीं आ रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे छोटे बड़े जो संस्थान हैं उन्हें यहाँ का ज़मीन आवंटित किया गया, स्कूल को दिया गया, कॉलेज को दिया गया, फिशरीज डिपार्टमेंट को दिया गया, उसके बाद विधानसभा उसी का क्षेत्र में बना, हाई कोर्ट भी उसी का क्षेत्र बन रहा है, स्मार्ट सिटी भी उसी का क्षेत्र बन रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम भी उसी का स्थान में है। आज आप देखिए मेकन है, आरएनडी है, भूसूर है, भूसूर में आप पूरा देखे होंगे, यहाँ से वहाँ तक पूरा आरएनडी का ज़मीन है, वो भी एचईसी की ही ज़मीन है जो एक्वायर उस समय में की गई थी। तो इसका एक बहुत विस्तृत ये था कि वो ऊर्जा से लेके सब चीज़ अपने उत्पाद करेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, आप एचईसी में छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए इंसुलरी का भी व्यवस्था किया गया कि वो छोटा पार्ट बना करके एचईसी को सप्लाई करेगा, लेकिन वो जो इंसुलरी है वो इंसुलरी भी प्राय ठप है, और जिस उद्देश्य से वो इंसुलरी का निर्माण हुआ वो उद्देश्य की पूर्ति अभी भी नहीं हो रही। ठाकुर साहब, जैसे कि भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में पारित हुई है, उसके अनुसार ये लॉ कानून है कि अगर जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन अधिग्रहण की जाती है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो बाकी बचे ज़मीन को रैयतों को वापस कर दिया जाए। क्या एचईसी की जो बाकी ज़मीन है अभी, क्या उसके लिए आप लोगों ने कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, या क्या कोर्ट में हो या सरकार के पास इस प्रकार का किसी प्रकार की कानूनन लड़ाई इस यहाँ के रैयत लड़ रहे हैं? देखिए, रैयत तो लड़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपको मालूम होगा, अब वो लड़ाई योजनाबद्ध है या क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में वगैरह वगैरह जगहों पर भी लोग गए, और इवन कि आपका वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, परंतु सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष अच्छी तरह से मजबूती से नहीं रख पाने के कारण वो लूज कर गए। ठाकुर साहब, आपने कहा कि आज यहाँ बहुत सारे प्राइवेट संस्थानों को ज़मीन दे दी गई है, मतलब कि रेवड़िया बांटने की तरह चीज़ ज़मीन बांट दी है। आज सरकार भी इनसे ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, चाहे लाइट हाउस हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात आपने की, चाहे स्टेडियम की बात की, स्कूल कॉलेज की बात की। अभी सुनने में आया है कि 12 से 18 नेशनल कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ खुलेंगे, जैसे सीबीआई है, स्टेट बैंक है, आईबी का, बहुत सारा ज़मीन, IIM का ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पर जो स्कूल खोले गए हैं, क्या इन स्कूलों में रैयतों को बच्चों की एडमिशन में क्या कुछ रियायत दी जाती है, या इन स्कूलों में काम करने के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों में क्या इस यहाँ के रैयतों को प्राथमिकता दी जाती है? सबसे पहले तो ये जानना होगा कि क्या हम नौकरी के लिए बने हैं। अगर नौकरी के लिए बने रहते और हमारा भूमि में कोई भी संस्थान, कोई भी इंडस्ट्री का स्थापना हुआ, तो उसमें आप अपना पक्ष को जोरदार नहीं रख पाए, जिसका कारण कि दूसरे लोग आज भरते चले गए और आप निकलते चले गए। इतना दूर तक क्या आप देख रहे हैं, झारखंड सरकार का तमाम मंत्रालय में आप घूम जाइए, अपने लोगों को खोजिए, खोज करके हमको बताइए कि वो कहाँ हैं, किस कुर्सी में है, कितने संख्या में है। तो आपको एक बहुत, अगर 1000 में एक ठो मिल जाए तो समझिए कि शंकर भगवान मिल गए। यही मंसूबा यही ये लोगों का रहा कि किसी तरह से विस्थापितों को तोड़ दो, मरोड़ दो, ख़त्म कर दो। आज हम कहते हैं कि कार्तिक बाबू थे, उस समय में भी अगर वो चाहते तो मैं समझता हूँ कि ऐसा एक कानून बनता, जो कानून जैसे कि मूरी जो
फैक्ट्री है, उसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। वो सीपीआई का नेता थे, उनके साथ मिल करके, वो आज हमारे बीच में अब नहीं रहे, मुंडा जी। हाँ, तो वो राजेंद्र सिंह मुंडा जो थे, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने किया था। और उस समय में पृथ्वीराज करके कोई डिप्टी कमिश्नर रांची हुआ करते थे, जेकॉब एसएसपी हुआ करता था। तो उसमें मुरी से लेकर के रांची तक पैदल हम लोगों ने मार्च किया था, बाल बच्चा तमाम के साथ। 2 बजे रात को वहाँ से चले और यहाँ पहुँचे करीब 1:30 पौने 2 बजे। लेकिन समय ये डिप्टी कमिश्नर के पास था 10 बजे का। डिप्टी कमिश्नर बिगड़ गया जब उनसे मिले तो कि आप का समय साहब निकल गया। तब उनको पूछा गया कि वहाँ से लेकर के रांची आने में तमाम छोटे बड़े बच्चों के साथ, बूढ़े बुजुर्ग के साथ आने में तो थोड़ा विलम्ब होगा ही डीसी साहब। लेकिन डीसी साहब माथा धुनने लगे, मैं वहाँ पर था। और परंतु अंतिम में वो झुके डिप्टी कमिश्नर, और एक बहुत अच्छी सहमति वहाँ के लिए बनी, मुरी के लिए। और एक बहुत अच्छी सहमति बनी कि जो भी यहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी वो विस्थापितों की ही होंगी, या इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, या तो स्किल्ड का, अनस्किल्ड का, जिस भी तक किस्म का नौकरी होगा वो। ये लेकिन परंतु एचईसी में नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है। तो ये थे हमारे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी ठाकुर नबीन नाथ शाहदेव। दोस्तों, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि झारखंड में खनिज पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, और जिस प्रकार से झारखंड में खनिज पदार्थों की जो प्रचुरता पाई जाती है, यही झारखंड की लोगों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। आज यहाँ खनिज पदार्थों के कारण बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हैं, चाहे वो आपके केंद्रीय सरकार की इंडस्ट्री लगे हो, चाहे राज्य सरकार की इंडस्ट्री लगे हो, और इसके कारण लोग पलायन हुए, विस्थापित हुए हैं। आज जो लोग विस्थापित हुए हैं, आज उनकी दशा जो है बहुत ही दयनीय है। उनके आने वाले जो वंशज हैं, उस समय में तो किसी एक को नौकरी दे दी गई, कुछ पैसा दे दी गया, वो पैसा समाप्त हो गया है। वो उनका जनरेशन आज बढ़ता गया है, और आज जो जनरेशन आया है वो जनरेशन आज भूखमरी के कगार पर है। अपने 2 जून की रोटी के लिए वे लोग रिक्शा खींच रहे हैं, तो साइकिल पंचर बना रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर बाहर से आकर रहते हैं, उन्हीं के घरों में आज वो नौकर नौकरानी का काम करने के लिए विवश हो गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भारत सरकार की जो विस्थापन नीति है, इसमें त्रुटियां हैं। जब तक इस त्रुटियों को दूर नहीं किया जाएगा, कोई भी रैयत अपनी जमीन देने के लिए राजी नहीं होगा। जमीन दे देने के बाद वो जिंदगी भर के लिए अपने जमीन से, अपनी संस्कृति से, धर्म से, रीति रिवाज से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज झारखंड की जो रीति रिवाज, धार्मिक परंपरा जो आज वो नष्ट हो चुका है। आज यहाँ दूसरे राज्यों के, दूसरे समाज के परंपरा ज्यादा पाई जाती है। हमारे समाज के या झारखंड के जो रैयत है, जो जमीन जिन्होंने दिया है, जमीन उनका, डैम उनका, कारखाना उनका, लेकिन आज यहाँ नौकरी कोई और कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बगल में मुंह बैठकर मुंह ताक रहे हैं। जब झारखंड अलग हुआ तो ऐसा लगा था कि जो झारखंड में सरकार बनेगी वो अपनी सरकार बनेगी, और यहाँ के लोगों को हक हकूक के अधिकार मिलेगा। लेकिन ढांक के 3 पात हो गया। आज 21 साल हो गया है दोस्तों, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इसकी ओर कोई पहल नहीं की है। आज जमीन जो एचईसी को दी गई थी फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन जमीन को एचईसी लीजधारी होने के बावजूद भी वो बेच रही है। बेचने का अधिकार आखिर इसको किसने दिया है? अगर ज्वानी में वहाँ पर एचईसी अगर अपनी फैक्ट्री को बढ़ाती फैलाती तो यहाँ के रैयत उसका स्वागत करते, लेकिन चूंकि एचईसी जो है अपने आप को सिमट रही है, कम कर रही है और अपने जमीन को सरकार को बेच रही है, चाहे प्राइवेट संस्थानों को बेच रही है। दुर्भाग्य तो ये है कि जो प्राइवेट संस्थानों को बेची जा रही है जमीन, इन प्राइवेट संस्थानों में भी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी जो है यहाँ के रैयतों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग आकर के आज नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर चलता रहेगा दोस्तों तो भारत में विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए कोई भी रैयत, कोई भी भूमि मालिक आज जमीन नहीं देगा। आज बहुत विडंबना है दोस्तों कि जिन लोगों ने एचईसी को बनाने के लिए जमीन दिया था, आज उनको अतिक्रमणकारी कहा जाता है। आज उनके नाम पर जो उस वक्त सेटलमेंट के तहत जो पैसा लेकर के जमीन दिया गया था, आज भी उनको वहां पर भू मालिक का पट्टा नहीं है, उनका मालिकाना हक नहीं है। आज फिर से उनको दोबारा
विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा दोस्तों। ये लंबा वीडियो हो रहा है, इस वीडियो को मैं अगले पार्ट में भी लेकर आऊंगा और ठाकुर साहब से मैं पुनः उसके बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है, बस सब्सक्रिप्शन से हमारा दायरा बढ़ता है, आपका प्यार, आपका अपनापन मुझे हमेशा मिलता रहता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के बारे में साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।